नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को पहली बार ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब उनके द्वारा विमानों के अलावा स्पेस के क्षेत्र में एक भारत का जो प्रमुख रॉकेट है SSLV, उसका भी निर्माण किया जाएगा। तो खबर यह है कि इसरो जो खुद रॉकेट बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में आती है, उसने HAL को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। HAL जो कि भारत की एक PSU पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, उसको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई है और इससे भारत को क्या फायदा होगा, स्पेस सेक्टर में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी जो है उसको डिटेल में बताएंगे। इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जितने भी हो सकते हैं, नेगेटिव तो बहुत कम है, पॉजिटिव की जो बातें हैं उन पर हम सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर खबर क्या है कि स्पेस रिवॉल्यूशन यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है ये, और HAL ने लगभग 511 करोड़ की ये डील की है। लगभग बोली लगी थी, इस पर नीलामी हुई थी और उसको HAL के द्वारा जीता गया, और SSLV के निर्माण से संबंधित जो भी प्रक्रिया थी उसको HAL ने अपने हक में जीत लिया है, ले लिया है। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत ही ये सारा काम हुआ है, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हुई हैं। खबर को और आप अगर देखें तो सभी पेपर्स में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में, जैसे कि डिफेंस PSU HAL अब बनाएगा स्पेस रॉकेट, इसरो ने ट्रांसफर की SSLV टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए क्या हो चुका है, अनुबंध हो चुका है, हालांकि अभी ट्रांसफर करने में काफी समय लगेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। HAL भारत की तीसरी रॉकेट कंपनी है। अच्छा, अब तीसरी का मतलब यह है कि इससे पहले 2 और बन चुकी हैं, तो वो 2 कौन सी हैं उन पर भी बात करेंगे। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को क्या करेगा, सशक्त करेगा। HAL को एक बड़ी जिम्मेदारी, यानी अब आप एरोनॉटिक्स के क्षेत्र से निकलकर किस में आएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एंटर हो जाएंगे, तो उस पर भी बात होगी। HAL ने बाकायदा एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, इन ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन HAL हैज बीन सेलेक्टेड फॉर SSLV ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इसकी टेक्नोलॉजी बाकायदा क्या की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। और ये देखिए डिसीजन किसने लिया है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे हम कहते हैं इन स्पेस। इन स्पेस क्या है, ये इसरो का ही एक पार्ट है, इसरो की ही एक नोडल एजेंसी है जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप इन स्पेस पर ही आ जाइए, क्योंकि बात यहीं से शुरू होती है, इसी ने ये जिम्मेदारी दी है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना 2020 में की गई थी और यूनियन कैबिनेट के द्वारा की गई थी। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो लीड होती है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि भारत में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, किसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस के क्षेत्र में। स्पेस के क्षेत्र में देखिए अभी तक आपको बता दें कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, और एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। ये कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं जिन पर प्राइवेट सेक्टर या स्टेट वाइज किसी भी प्रकार की कमांड सरकार के द्वारा नहीं दी जाती थी। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा इन पर नियंत्रण रखा जाता था। इनके जो नियमन है, इसका रेगुलेशन और कंट्रोल पूरा केंद्र सरकार के पास में, संघ सरकार के पास में हुआ करता था, क्योंकि ये एक ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो देश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर को अब शामिल किया जा रहा है। प्राइवेट, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई। सबसे पहले अमेरिका ने स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को शामिल किया। बहुत सारी वहां पर और भी कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उन्होंने USA का जो स्पेस प्रोग्राम है उसको बहुत ज्यादा चरम पर ले जाकर रख दिया है। तो इसी से एक प्रेरणा लेते हुए भारत ने भी इस चीज को देखा कि भाई हमें भी अब क्या करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें क्या करें, शामिल करें। यानी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए, मैन पावर का यूज किया जाए और
इनमें ज्यादा तरक्की की जा सके। इसी के तहत ये प्रोग्राम क्या हुआ, बना। और देखिए इसके लिए इन स्पेस को पूरी जिम्मेदारी दी गई। ये एक सिंगल विंडो की तरह काम करती है, नोडल एजेंसी की तरह काम करती है। कौन से प्राइवेट सेक्टर को मान्यता देनी है, उससे कैसे काम करवाना है, सब कुछ जिम्मेदारी किसके पास है, इन स्पेस के पास। तो HAL को भी जिम्मेदारी किसने दी है, इन स्पेस ने, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये तीसरी कंपनी है, तीसरी HAL जो है ये तीसरी कंपनी है। इससे पहले दो कंपनी है, एक का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस और एक है अग्निकुल कॉस्मोस। स्काईरूट जो है वो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और अग्निकुल का कहां पर है, चेन्नई में। इन स्पेस के क्षेत्र में इन दो कंपनियों को भी मान्यता दी गई थी, इनके लिए भी स्वतंत्रता दी गई कि आप भी इस क्षेत्र में काम करें। और ये भी काम किसने किया, इसरो की इन स्पेस ने, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि स्काई रूट के द्वारा एक रॉकेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया विक्रम। विक्रम मतलब डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक हैं, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। दूसरी ओर अग्निकुल ने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम रखा गया अग्निबाण। क्या रखा गया, अग्निबाण। इनको और आपको डिटेल में बता देते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये भारत की पहली निजी कंपनी है और ये जो कंपनी है इसके द्वारा छोटे सैटेलाइट जो स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए भारत में क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। 2018 में ये कंपनी हैदराबाद में स्थापित की गई थी। इसी तरीके से अग्निकुल की बात करें, अग्निकुल चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में जो IIT मद्रास का एक सेंटर है, राष्ट्रीय दहन अनुसंधान और विकास केंद्र NCCRD, वहां पर ये कंपनी जो है कार्य करती है। और ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए जानी जाती है और इसने जो रॉकेट विकसित किया उसका नाम क्या है, अग्निबाण, ठीक है। ये दो कंपनी यानी ऑलरेडी पहले काम कर चुकी हैं। अब तीसरी जो जिम्मेदारी दी गई है वो कौन सी है, HAL। HAL देखिए भारत में एक बहुत पुरानी कंपनी है, विश्वसनीय कंपनी है। हालांकि कुछ पिछले सालों में, 1-2 सालों में, 3 सालों में HAL को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है क्योंकि एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में जैसे कि तेजस की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है और तेजस क्या हो रहा था, डिले हो रहा था। हालांकि तेजस का जो डिले होने का मूल कारण अमेरिकी कंपनी के द्वारा इंजनों की सप्लाई ना होना है, लेकिन HAL भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार था उसमें, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट है तेजस और अभी तक उसकी क्या नहीं हुई है, सप्लाई नहीं हुई है, सेना के पास नहीं पहुंचा है। लेकिन अब तेजस जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मान के चलिए कि भारत की जितनी भी कंपनियां हैं और विशेषतः केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, इन सभी पर फोकस करना शुरू किया है। इन सभी को एक तरीके से कहा है कि भाई आप अपने कार्य में क्या लाइए, गति लाइए। और अब वास्तव में गति दिख रही है, ठीक है। तो 1940 में HAL की स्थापना हुई थी वालचंद हीराचंद्र द्वारा और फिर बाद में 1964 में एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ में इसका विलय हुआ और फिर दोनों को मिलाकर पहले अलग कंपनी थी, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से थी 1940 में, और 1964 में एक कंपनी जो थी जिसका नाम क्या था, एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। इन दोनों का विलय किया गया और क्या बनी, HAL बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में है। ये क्या करती है कंपनी, विमान बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है, एरो इंजन बनाती है, विमान के जो पार्ट्स होते हैं, घटक कंपोनेंट्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट करती है, उनकी मरम्मत, निर्माण, ये सारे कार्य HAL के द्वारा। अब इसको नई जिम्मेदारी जो है वो किसकी दी है, SSLV। चलिए SSLV की जो ये जिम्मेदारी है वो आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से मिली। भाई इसको डायरेक्ट आपने क्या HAL को ही क्यों सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। बाकायदा इसके लिए क्या किया गया था, एक प्रोसेस फॉलो किया गया जिसमें बहुत सारी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन HAL ने नीलामी जो लगाई 511 करोड़ रुपए की, वो HAL ने जीती है। यानी HAL को जिम्मेदारी डायरेक्ट नहीं दी गई है, HAL ने प्रोसेस के तहत इस जिम्मेदारी को लिया है, ठीक है। HAL को इससे क्या फायदा होगा, HAL को टारगेट जो दिया गया है फिलहाल ये है कि भाई आप कम से कम 6 से 8 या फिर अधिकतम 12 तक भी ये हो सकती है संख्या, SSLV रॉकेट बनाएंगे। एक साल में आपको 6 से 12 तक क्या बनाने हैं, SSLV रॉकेट बनाने हैं। पर्पज क्या है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप कि इस प्रोग्राम से, हर लॉन्चिंग से जो SSLV रॉकेट जो आप बनाओगे उससे जो सैटेलाइट लॉन्च होंगे, लगभग $6.5 मिलियन की कमाई HAL को होगी। और इससे इन स्पेस के जो अभी वो है प्रमुख हैं, चीफ है पवन गोयनका, उन्होंने कहा है
कि इससे HAL जो पब्लिक सेक्टर की, जो कि क्या है, कंपनी है PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वो अब किस में आ जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी, और भारत के स्पेस प्रोग्राम को भी क्या मिलेगी, गति मिलेगी। तो HAL कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रोसेस के तहत इन्होंने नीलामी को क्या किया, जीता है, बोली जीती है, और फिर इनको ये जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। अब इसमें करना क्या है, SSLV का निर्माण तो इसरो करता है। अब इसरो क्या करेगा, अब इसरो के द्वारा HAL को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। पहले तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष का समय लग सकता है। इन 2 वर्षों में HAL क्या करेगा, HAL जब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही होगी तो SSLV के 2 प्रोटोटाइप बनाकर देगा। पहली बात तो 2 प्रोटोटाइप बनाएगा कि कैसे SSLV, फिर जो इसरो की सप्लाई चेन है उसी को फॉलो करना है, यानी इसरो SSLV का निर्माण करके जिस तरीके से उपयोग में ले रहा था वैसे ही HAL उसके लिए प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, और मूल जो SSLV का डिजाइन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये कंडीशन रखी गई है। जैसा SSLV इसरो बनाता है वैसा ही आपको क्या करना है, बनाना है। हाँ, 2 साल के बाद आप अपनी खुद की सप्लाई चेन भी रख सकते हो, मतलब आप चाहें तो कहीं और भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं 2 साल बाद। ठीक है, ये कहानी है। अच्छा, ये खास क्यों है, भारत के लिए खास क्यों है, तो वो मैं आपको बता दूं कि स्पेस सेक्टर में हमने कुछ अचीवमेंट रखे हैं, कुछ टारगेट्स रखे हैं, गोल्स रखे हैं, उनको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं। आगे इस पर विशेष चर्चा करेंगे इसी सेशन में। सबसे पहले अब आप समझिए कि SSLV तकनीक क्या है। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे जो उपग्रह होते हैं, छोटे उपग्रह, उनको लॉन्च करने के लिए ये एक रॉकेट है। क्या है, रॉकेट। अब सर ये छोटे सैटेलाइट क्या होते हैं वो समझिए आप। यहां पर देखिए, आपको बता दें, एक इसके द्वारा इस सेशन इस डायग्राम में, इमेज में आप देखना, भारत का पहला रॉकेट है जिसका नाम है SLV-3। ये 1979 में भारत ने बनाया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में बना था। ठीक है, फिर इस सीरीज के 4 सैटेलाइट छोड़े गए थे, जिनमें से 2 फेल हुए, 2 सफल हो गए थे। इसका एडवांस वर्जन बना ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट है भारत के जो अब तक बने हैं। ASLV जो है हमारा बन के तैयार हो गया था 1987 में। ठीक है साहब, अब ये दोनों ही रॉकेट आजकल उपयोग में नहीं लिए जाते, क्योंकि ये इनिशियल फेज में भारत ने बनाए थे, इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। फिर भारत ने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम था PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भारत की आज भी रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। PSLV के 3 वर्जन भारत ने बना रखे हैं, जैसे कि PSLV कैब, कोर एलोन वर्जन, जिसमें केवल कोर मोटर होती है, बूस्टर मोटर नहीं लगाई जाती। फिर एक होता है स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन मानक संस्करण है PSLV का, और फिर सबसे बड़ा इसका संस्करण है वो है PSLV XL, जो कि आपके सामने PSLV XL का फोटो लगाया है। ठीक है, PSLV जो है इसका उपयोग कहां किया जाता है और इसकी कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी तो आपको यहां पर बताएं थे कि ये PSLV है। PSLV 1750 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट ले जा सकता है, 1750 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट, और लगभग 600 किलोमीटर से 700 किलोमीटर की ऊंचाई, जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, उसमें छोड़ सकता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं ये। ठीक है, हालांकि वो अलग बात है कि भारत ने PSLV का उपयोग उन कामों में भी किया है जहां नहीं होना चाहिए। PSLV जिसके लिए नहीं बना, हमारे पास तकनीक नहीं थी, तो हमने PSLV का उपयोग किया। ठीक है साहब, दूसरी बात, ये 4 चरणों वाला रॉकेट है जिसमें लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल दोनों भरे जाते हैं। पहले और तीसरे चरण में सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड फ्यूल डाला जाता है। ठीक है, पूरा ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इस पर अलग से हम कोई सेशन करेंगे PSLV, ओनली PSLV पर, क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा। अब होता क्या है वो समझना। 1993 में ये रॉकेट बना था और 1993 में पहली उड़ान इसकी असफल हुई थी। उसके बाद 1994 में पहली सफल हुई और फिर PSLV ने लगातार बहुत सारे कीर्तिमान बनाए, लगातार 39 उड़ानें सफल होने का भी रिकॉर्ड बनाया। PSLV C-37 जो 2017 में गया था, उसने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े गए थे। इनमें से मजेदार बात यह थी कि मैक्सिमम सैटेलाइट अमेरिका के थे, भारत के तो टोटल 3 ही सैटेलाइट थे, बाकी के विदेशी उपग्रह थे। तो PSLV ने भारत को उस क्षमता को प्रदान किया कि हम दुनिया के दूसरे देशों के सैटेलाइट भी छोड़ते हैं, और वो भी बहुत कम कीमत में। ये PSLV ने हमें अचीवमेंट दिया। शुरू में GSLV जो था हमारा,
ये है जीएसएलवी के भी 3 संस्करण बने हैं, जीएसएलवी मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। ये मार्क 3 जो है सबसे बड़ा जीएसएलवी का संस्करण है। भारी भरकम जो सैटेलाइट होते हैं जिनका वजन 4 टन के आसपास होता है, उनको लॉन्च करने में ये काम आता है। ठीक है, ये 1750 केजी के आसपास कैपेसिटी है इसकी, 4 टन। ठीक है, एक पीएसएलवी को बनाने में इसरो को लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, 4 महीने मिनिमम मान के चलो, और फिर ऑपरेटिंग फेज में लाने में लगभग मान के चलिए 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। तो कहने का मतलब पीएसएलवी की जो टोटल उड़ान होती है एक साल में 2 और मैक्सिमम 3 हो सकती हैं। यानी आप 2 उड़ान भर सकते हैं इसकी पीएसएलवी की, या फिर 3 भी बहुत ज्यादा है मैक्सिमम, नहीं तो 2 एवरेज मान के चलिए। लेकिन आजकल जो इस चल रहा है, जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स बदल रही हैं, कॉमर्शियल फ्लाइट्स की डिमांड बढ़ रही है, छोटे छोटे देश भी अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, और वो सैटेलाइट बहुत छोटे होते हैं, 1750 केजी की आवश्यकता नहीं होती है। 400-500 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम वजन के जो सैटेलाइट हैं, उनको अगर लॉन्च करना है तो वहां पीएसएलवी इररिलेवेंट हो गया है, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर भारत ने ये, यानी इसरो के द्वारा दिमाग लगाया गया कि हम ऐसे रॉकेट बनाएं जो कम समय में तैयार हो जाएं, और वो केवल उसी काम से उनका उपयोग किया जाए जो कम वजन वाले सैटेलाइट्स हैं, उनको लॉन्च करने में उनका उपयोग किया जाए। और तब निर्माण हुआ किसका? एसएसएलवी का। किसका निर्माण हुआ? एसएसएलवी। जो एसएसएलवी है, समझना इसको, ये लगभग 120 टन का क्या है? रॉकेट है। जबकि आप पीएसएलवी की बात करेंगे तो 320 टन वजन है लिफ्ट ऑफ मास इसका, तो ये इससे काफी बड़ा है, भारी भरकम है। एसएसएलवी छोटा है। इसको 15 से 20 दिन हार्डली, या फिर लास्ट मान लीजिए 30 दिन में तैयार कर लिया जाता है। यानी एक साल में इसरो 10 से 12 फ्लाइट इसकी भेज सकता है, और उससे फिर सैटेलाइट आसानी से भेजे जा सकते हैं। सैटेलाइट भेजने की इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, कितने वजन का सैटेलाइट भेजा जा सकता है? ये 500 किलोग्राम के सैटेलाइट, 10 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट ये ले जा सकता है, और 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसरो ने सोचकर इसको बनाया, और बाकायदा ये हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। एसएसएलवी की आगे चलकर देखेंगे हम, 3 उड़ानें भरी भी गई हैं। चलिए, लेकिन अब देखिए, इसरो के पास बहुत काम है। इसरो दूसरे इंटरप्लानेटरी मिशन पर फोकस करना चाहता है, मतलब दूसरे ग्रह उपग्रह, चंद्रमा है, बुध है, शनि है, जिन पर उन पर रिसर्च जैसे कि नासा कर रहा है, वैसे हम भी चाहते हैं। चंद्रमा पर हमने चंद्रयान 1, 2, 3 भेजे, मंगल के लिए मंगलयान भेजा है। फिर आगे चलकर हम गगनयान पे तैयारी कर रहे हैं। आदित्य मिशन हमने सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा है। तो कहने का मतलब इसरो चाहता है कि हम उस पर फोकस करें, और ये जो कॉमर्शियल फ्लाइट होती हैं, छोटे सैटेलाइट और जो बल्क में भेजे जाते हैं सैटेलाइट, एक साथ 10-15 छोटे छोटे सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इस जिम्मेदारी को किसी दूसरी एजेंसी को दे दिया जाए। तो इसलिए एचएएल का चयन किया गया कि आप एसएसएलवी का निर्माण करिए, और फिर उनसे क्या कीजिए, विदेशी सैटेलाइट या स्वदेशी सैटेलाइट जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या कीजिए, अंतरिक्ष में भेजिए। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्यों एसएसएलवी का निर्माण किया गया, और एचएएल को यह जिम्मेदारी अब दे दी गई है। ठीक है, चलिए, अब ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है एसएसएलवी, इसकी मैंने आपको चीजें बता दी कि लो अर्थ ऑर्बिट में ये 500 किलोग्राम वजन उठा सकता है, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक जो ऑर्बिट होती है कक्षा, वहां तक पहुंचने में ये 300 केजी का वजन ले जा सकता है। ये रॉकेट लगभग लिफ्ट ऑफ मास इसका 120 टन है, यानी जब ये उड़ान भरता है 120 टन वजन होता है लगभग इसका। और इसकी द्वारा नैनो बहुत छोटे सैटेलाइट होते हैं, उनसे बड़े होते हैं माइक्रो, उनसे बड़े होते हैं मिनी सैटेलाइट। इन सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोमीटर लगभग ऊंचाई पर। इस रॉकेट का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 स्टेज हैं, अलग अलग 3 स्टेज हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड स्टेज हो गई। ठीक है, एक और चौथी स्टेज है जिसको बीटीएम कहते हैं। ये 3 स्टेज हैं, तीनों ही स्टेज में सॉलिड फ्यूल और सॉलिड ऑक्सीडाइजर भरा जाता है। जैसे कि स्टेज फर्स्ट है, इसमें एक फ्यूल भरा जाएगा जिसका नाम है HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और इस फ्यूल के साथ में ऑक्सीडाइजर भरा जाएगा, वो भी किस में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है,
जब स्टेज फर्स्ट का फ्यूल खत्म होता है तो स्टेज सेकंड का स्टार्ट होता है, और उसमें भी सेम फ्यूल यही होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट है। और यहां थर्ड में भी यानी सेम फ्यूल सेम प्रोपेलेंट तीनों ही चरणों में भरा जाता है। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़े रॉकेट को बूस्टअप करने के लिए तो उसके लिए एक अलग से चरण और इसमें जोड़ा गया है, जिसका नाम है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, बीटीएम मॉड्यूल। बीटीएम मॉड्यूल में बूस्टर मोटर लगी रहती है, बूस्टर इंजन लगे होते हैं, लगभग 16 के आसपास की संख्या है, और वो इससे क्या करते हैं, समय आने पर बूस्टअप करते हैं। इसमें जो फ्यूल है मोनोमिथाइल हाइड्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और MON3 ये इसमें क्या है, ऑक्सीकारक का काम करता है जो ईंधन को जलाता है। SSLV की अभी तक 3 उड़ानें भरी जा चुकी हैं, ये इसरो के द्वारा ही क्या की गई थी, कंट्रोल की गई थी। अब यहां से आगे सिर्फ और सिर्फ HAL इस पर काम करेगा। HAL के पास में टेक्नोलॉजी होगी, HAL ही इसका निर्माण करेगा, HAL ही इसका वितरण करेगा, यानी सब कुछ किसके हाथ में होगा, HAL। सिर्फ आप ये मान के चलिए कि इसरो की पूरी टेक्नोलॉजी किसके पास आ जाएगी, HAL के पास, सिर्फ रिलेटेड किससे, SSLV से। SSLV का HAL के अलावा कोई निर्माण नहीं करेगा। पहली उड़ान SSLV की जिसका नाम है SSLV D3, इसके द्वारा SSLV D1 जो कि अगस्त 2022 में भरी गई थी, और इससे हमने एक सैटेलाइट छोड़ा था जिसका नाम था EOS-02 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये पृथ्वी का अवलोकन, पृथ्वी का परीक्षण करने वाले सैटेलाइट की सीरीज है जिसको SSLV के द्वारा छोड़ा गया। ठीक है, इसी सीरीज का एक सैटेलाइट 10 फरवरी 2023 को जिसका नाम है EOS-07, और फिर लेटेस्ट सैटेलाइट 2024 में छोड़ा गया था जिसका नाम है EOS-08। यानी SSLV से 3 उड़ानें भरी गई हैं, 3 सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सीरीज के सैटेलाइट छोड़े गए थे इसमें EOS सीरीज के, तीनों ही सफल रही हैं, यानी बाकायदा सफलतापूर्वक सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। तो अब ये जिम्मेदारी जो है कौन संभालेगा, HAL। ठीक है, तो ये थी आज के सेशन की पूरी कहानी जो मैंने आपको समझा दी है, क्यों आवश्यक है, कैसे है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज समझना कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा, क्या SSLV एक गेम चेंजर साबित होगा, बिल्कुल आपको बताते हैं। देखिए यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि SSLV एक अफोर्डेबल लॉन्च प्रणाली सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराता है, यानी कम कीमत में ज्यादा कार्य करने की इसकी क्या है, क्षमता है, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है उसी हिसाब से बनाया गया है। इसकी साइज वगैरह जो है, यानी छोटे सैटेलाइट जो है उनको आसानी से इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे कि कोई स्टार्टअप है, यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट कंपनी है, उनके कोई भी सैटेलाइट जो है उन सबके लिए क्या है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। एक है क्विक टर्न अराउंड, इसका मतलब हुआ कम से कम समय में ये क्या कर सकता है, अपने काम को कर सकता है। भाई वहां पर हमें 4 से 5 महीने 3 महीने लग रहे थे PSLV से एक उड़ान बनने में, यहाँ 15 से 20 दिन हार्डली, या फिर मंथली, एक मंथ में ये क्या करेगा, पूरे अपने यानी इस प्रोग्राम को सफल करने में सक्षम है। ठीक है, फिर ग्लोबल डिमांड, जैसे कि आप देखिए कि स्टारलिंक अब भारत में आ रहा है। स्टारलिंक के अभी लगभग 2700 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेशनल फेज में है, यानी कार्य कर रहे हैं 2700। और एलन मस्क ने ये कहा है कि हम इसको इतना बड़ा समूह बनाएंगे, कॉन्स्टलेशन बनाएंगे कि लगभग 12,000 सैटेलाइट तक इसकी क्षमता होगी। अब सोचिए कि ये इंटरनेशनल मार्केट में कितना बड़ा अचीवमेंट है, और इतने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है उसको दूसरी कंपनियों से भी सहायता लेनी पड़ेगी। और विशेषतः भारत इसलिए क्योंकि भारत सस्ती और अच्छी तकनीक उपलब्ध कराता है स्पेस टेक्नोलॉजी में, और यही कारण है कि 104 सैटेलाइट में से लगभग 97 सैटेलाइट किसके थे, अमेरिका के, जो हमने भेजे थे। और अभी तक लगभग भारत 431 सैटेलाइट भेज चुका है, विदेशी उपग्रह भेज चुका है, और इससे भारत ने कमाई की है। भारत के अभी जो इसरो चीफ थे उन्होंने कहा भी था कि भारत अब इसरो जो है जब 1 रुपये इन्वेस्ट करता है तो लगभग 2.54 रुपीज हम क्या करते हैं, कमाते हैं। यानी अब इसरो घाटे में नहीं है, इसरो बहुत ज्यादा मुनाफे में है, भारत के लिए पैसा कमाने वाली कंपनी बन गई है। 1 रुपये इन्वेस्ट करके 2.5 रुपये से ज्यादा हम कमा लेते हैं। तो कहने का मतलब आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल डिमांड के अकॉर्डिंग डोमिनेट कर सकते हैं, अपनी चीजें जो है सामने रख सकते हैं, एक अच्छी तकनीक दुनिया को प्रोवाइड करा सकते हैं।
अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, वेदर मॉनिटरिंग, नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च, इनसे रिलेटेड कोई भी सैटेलाइट हो एसएसएलवी के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में आसानी से छोड़े जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर एचएएल जो है इसरो को क्या करेगा, एक कॉमर्शियल पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, पूरी दुनिया का जो मार्केट है स्पेस सेक्टर का वो लगभग 2040 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। भारत ने अचीवमेंट रखा है कि $44 बिलियन 2033 तक इसमें शेयरिंग करेंगे। कौन? इसरो करेगा, यानी भारत का स्पेस सेक्टर करेगा। तो हमारा ये अचीवमेंट हमें प्राप्त करना है तो हमें कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए एसएसएलवी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, दूसरा यहां पर देखिए स्टारलिंक वगैरह का मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट देखिए प्राइवेट सेक्टर इससे क्या होगा और वो होगा, मजबूत होगा। भारत में प्राइवेट सेक्टर को अच्छी क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। इसलिए भी ये है, बहुत सी दूसरी कंपनी भी इसमें क्या करेंगी, काम करेंगी। यूएसए, चाइना और न्यूजीलैंड ये ऐसे देश हैं जिनसे हमें, न्यूजीलैंड में क्या है, सस्ती तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। तो इनसे कंपटीशन में चाइना से हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन है, लेकिन चाइना पर जितना बिलीव सिस्टम चाइना पर नहीं है, चाइना पर विश्वास नहीं है लोगों को जितना इंडिया पर है। तो इंडिया यहां पर क्या कर सकता है, गेम चेंजर बन सकता है। तो इन देशों से हम सस्ती और सुलभ और अच्छी तकनीक प्रोवाइड कराएंगे। ये भी इसका ये क्या है, अचीवमेंट है। और फिर जॉब क्रिएशन तो होगा ही, भारत में जॉब क्रिएशन और इनोवेशन की स्थिति बनेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो ये थी बात बिटाओ एसएसएलवी की दोस्तों। तो यहां पर इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।